जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पीटी एग्जाम को टारगेट करके संभावित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी का सपोर्ट रहा तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के प्रश्नों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद गांधी जी ने प्रत्येक इलाके में कुछ चयनित व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत आधार पर एक सीमित सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि राष्ट्रवादी धैर्य कमजोरी के कारण नहीं है। ठीक है, एंड तीसरा कथन है, विनोबा भावे ने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तीसरा कथन को तो आप लोग वन लाइनर में पढ़े ही होंगे। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है सभी तीन, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। देखिए, ऑप्शन ए का मतलब केवल एक से ये नहीं कि एक कथन सही है, बल्कि इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी केवल दो से मतलब ये नहीं कि ये केवल दो सही है, बल्कि ऑप्शन दो से मतलब है, ऑप्शन बी से मतलब है कि इनमें से कोई दो हो सकता है, तीन दो भी हो सकता है, या फिर एक दो हो सकता है, या फिर एक तीन भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, तीनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं, इसका भी मतलब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, सही उत्तर बताइए। इनमें से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, सभी तीनों कथन सही है। ठीक है, सभी तीनों कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद गांधी जी ने प्रत्येक इलाके में कुछ चयनित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत आधार पर एक सीमित सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य क्या था देखते हैं। पहला है, यह दिखाने के लिए कि राष्ट्रवादी धैर्य कमजोरी के कारण नहीं था। ठीक है, दूसरा है, लोगों की इस भावना को व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, और वे नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। और तीसरा है, सरकार को कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और अवसर देना। विनोबा भावे सत्याग्रह की पेशकश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मई 1941 तक 25,000 लोगों को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है, अतः तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन तीनों प्रमुख राज्यों में से किस राज्य के शासक राजाओं को एक साथ मूवेंटर कहा जाता था? बताइए, इन तीनों प्रमुख राज्य का नाम देख लीजिए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। मूवेंटर कहा जाता था किनको? किनका जोड़ी सही है? ऑप्शन ए है होयसल, काकतीय और नायक, ऑप्शन बी है चालुक्य, राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य, ऑप्शन सी है सातवाहन, पल्लव और कदम्ब, ऑप्शन डी है चेर, चोल और पांड्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेर, चोल और पांडे को मूवेंटर कहा जाता था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चेर, चोल और पांडे के तीन सरदारों के शासक राजाओं को एक साथ मूवेंटर कहा जाता था। चोलों ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाकर उपजाऊ कावेरी बेसिन पर शासन किया, और महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार या कावेरी पट्टिनम था। ठीक है, इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। पांड्य ने मदुरई को राजधानी और कोरकाई को महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाकर देहाती और तटीय भागों पर शासन किया। ठीक है, राजधानी भी वन लाइनर में पूछा जा सकता है, जैसे आप ये बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन राजधानी क्या है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
नेदुनजेलियन सबसे प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। चेरू ने पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र को नियंत्रित किया, जिसकी राजधानी वंजी या करूर थी, और प्रसिद्ध बंदरगाह मोसिरिम था। अशोक के शिलालेखों में मूवेंटरो का भी उल्लेख है, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। अशोक के किसके शिलालेख में मूवेंटरो का उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अशोक के शिलालेखों में मूवेंटरो का भी उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंदिर परिसर में नकाशीदार स्तंभों के साथ ऊंचे राया गोपुरम और कल्याण मंडपन का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कथन है, घोड़ा मंदिर परिसर के स्तंभों में पाया जाने वाला सबसे आम जानवर था, ठीक है। तीसरा कथन है, निर्यात की मुख्य वस्तुएं सोना चांदी और हीरे थे, ठीक है। चौथा कथन है, संस्कृत और तेलुगु साहित्य का बहुत विकास हुआ था। देखिए इनमें से कौन से सही है आपको बताना है। इनमें से तीसरा गलत दिया हुआ है, ठीक है। निर्यात की मुख्य वस्तु सोना चांदी और हीरे नहीं थे, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी के 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक है। ऑप्शन को देख लेते हैं, केवल 3 सही हैं। इनमें से केवल 3 यानी कि 3 गलत हैं, 1, 2 और 4 सही हैं। 3 का मतलब आप लोगों को ऊपर इनमें से केवल 3 सही हैं, इसका मतलब हुआ इनमें से कोई भी 3 सही हो सकते हैं। 1, 2, 4 सही हैं, बाकी के ये तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस तरह आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए विजयनगर शासन के दौरान मंदिर निर्माण गतिविधि में और तेजी आई। विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषता मंदिर परिसर में ऊंचे राया गोपुरम या प्रवेश द्वार और नकाशीदार स्तंभों के साथ कल्याण मंडपन का निर्माण भी था, ठीक है। अतः कथन 1 सही है। खंभों पर विशिष्ट विशेषताओं वाली मूर्तियां उकेरी गई थी। इन स्तंभों में घोड़ा सबसे आम जानवर पाया गया था, ठीक है। अतः कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट है, मालाबार तट पर कई बंदरगाह थे, जिनमें कन्नानौर प्रमुख था, ठीक है। पश्चिम में अरब, फारस, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ, और पूर्व में बर्मा, मलय प्रायद्वीप और चीन के साथ वाणिज्यिक संपर्क फले फूले। निर्यात की मुख्य वस्तुएं सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, चावल, लोहा, सोरा और चीनी थे, ठीक है। अतः कथन 3 सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि निर्यात की वस्तुएं में मुख्य रूप से क्या थे, कपड़े, रेशमी कपड़े, मसाले, चावल, लोहा और सोरा, ठीक है। आयात की वस्तु की बात करें तो घोड़ा, मोती, तांबे, मूंगा, पारा, चीनी, रेशम और मखमली कपड़े शामिल थे। जहाज निर्माण की कला विकसित हो चुकी थी। इस क्षेत्रों में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जैसी विभिन्न भाषाएं विकसित हुई थी। संस्कृत और तेलुगु साहित्य का बहुत विकास हुआ था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में साहित्य की उपलब्धि चरम पर थी। वे स्वयं संस्कृत और तेलुगु के विद्वान थे, अतः कथन 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के अधीन भूमि के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर तक पहुंचने का कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। पर्यावती वह भूमि है जिस पर प्रति वर्ष क्रमिक रूप से प्रत्येक फसल के लिए खेती की जाती है और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता है। देखिए ये तो कथन गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये परती नहीं रहने दिया जाता है, यानी कि खाली रखा जाता है 1 साल के अंतराल पर, ठीक है। चाचर वह भूमि है जिसे 3 या 4 वर्षों तक परती रहने दिया जाता है, उसे चाचर कहते हैं। तीसरा कथन है, पोलाज कुछ समय के लिए खेती से बाहर छोड़ी गई भूमि है ताकि वो अपनी ताकत वापस ला सके, ठीक है। सही उत्तर बताइए। देखिए इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, चाचर वह भूमि है जिसे 3 या 4 वर्षों तक परती रहने दिया जाता है। ये केवल 2 सही हैं, बाकी के ये दोनों गलत हैं, ठीक है।
ऑप्शन को ध्यान से ऑप्शन को देखते हैं। इनमें से केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक, क्योंकि 2 नंबर सही था, केवल एक ही सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बादशाह अकबर ने अपनी गहन सूझबूझ से जमीनों का वर्गीकरण किया और प्रत्येक के लिए भुगतान के लिए अलग अलग राजस्व तय किया। ठीक है, पोलज वह भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती है और उसे कभी भी प्रति नहीं रहने दिया जाता है। प्रति कुछ समय के लिए खेती के लिए बाहर छोड़ी गई भूमि है ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। चाचर वह भूमि है जिसे 3 या 4 वर्षों तक प्रति रहने दिया जाता है। ठीक है, बंजर 5 वर्ष या उससे अधिक समय से बंजर 5 वर्ष या अधिक समय से बंजर भूमि है, अतः केवल 2 ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कनिष्क के बारे में है। देखिए, कनिष्क ने न केवल वसुमित्र जैसे बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया बल्कि अश्वघोष और नागार्जुन जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों को भी संरक्षण दिया। दूसरा कथन है, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मध्य एशिया और चीन में मिशनरियों को भेजा। ये दोनों कथन सही हैं या केवल एक सही है या दोनों गलत हैं, आपको बताना है। बताइए। देखिए, इनमें से दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, दोनों सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 1 और 2 इनमें से दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कनिष्क ने न केवल वसुमित्र जैसे बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया बल्कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को भी संरक्षण दिया। अश्वघोष और नागार्जुन उनके संरक्षण प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान महायान बौद्ध धर्म प्रचलन में आया। इसकी स्थापना उनके द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध परिषद में की गई थी। ठीक है, जहां बौद्ध धर्मशास्त्र और सिद्धांत से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी। महायान बौद्ध धर्म में देखिए, बुद्ध की पूजा फूलों, वस्त्रों, इत्रों और दीपकों से की जाने लगी थी, अतः दोनों कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अति चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, अति चालकता एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई सामग्री बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध दिखाती है। ठीक है, अधिक चालकता सामग्री भारी मात्रा में ऊर्जा बचा सकती हैं और इसका उपयोग अत्यधिक कुशल विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। एंड तीसरा कथन है, अति चालकता केवल उच्च तापमान पर ही संभव है। सही आंसर को बताइए, कथन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इनमें से केवल 2 सही हो जाएगा। अब ये कथन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरह आपका सही उत्तर होगा ए। केवल एक इनमें से सही है, यानी कि तीनों में से केवल एक सही है, दूसरा सही है। ठीक है, 1 और 3 गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अति चालकता एक ऐसी घटना है जो अब तक 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बेहद कम तापमान पर ही संभव हो पाई है। ऐसी सामग्री की खोज जो कमरे के तापमान पर या कम से कम प्रबंधनीय निम्न तापमान पर अति चालकता प्रदर्शित करती हो। ठीक है, दशक से चली आ रही अति चालकता वह अवस्था है जिसमें कोई सामग्री बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध दिखाती है, जबकि प्रतिरोध एक ऐसी संपत्ति है जो बिजली के प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। अति चालकता निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है। शून्य प्रतिरोध के कारण सुपर कंडक्टिंग सामग्री भारी मात्रा में ऊर्जा बचा सकती है। ठीक है, और इसका उपयोग अत्यधिक कुशल विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। अतः कथन केवल 2 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ग्रह द्रव्यमान वस्तु को बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी जाती है, यह निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करती है। ठीक है, बौने ग्रह की क्या परिभाषा है ये आपको बताना है। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ही समझना होगा। ग्रह द्रव्यमान, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि बौने ग्रह की क्या परिभाषा है ये बताइए। देखिए, फर्स्ट कथन है, यह सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए। दूसरा है, इसने अपनी कक्षा के आसपास का इलाका साफ कर दिया हो। तीसरा है, यह इतना विशाल होना चाहिए कि अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत इसका आकार गोलाकार हो सके। क्या परिभाषा है बताइए। अगर आप बौने ग्रह के बारे में पढ़े होंगे तो आप
सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए इनमें से 1 और 3 सही दिया हुआ है, ठीक है। 1 और 3 इस तरह आपका सी सही हो जाएगा। 1 और 3 यह सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए और यह इतना विशाल होना चाहिए कि अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत इसका आकार गोलाकार हो सके, ठीक है। इलाका साफ नहीं किया ये होना चाहिए, ठीक है, नहीं यहाँ पर होगा। इस तरह आपका कथन नंबर 2 गलत दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि आईएयू द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार, परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। परिभाषा के अनुसार एक वौनाग्रह हुआ है, देखिए जो एक खगोलीय पिंड जो एक तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो इतना बड़ा है कि अपने गुरुत्वाकर्षण से गोल हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसने अपने पड़ोसी क्षेत्रों को ग्रहाणुओं से मुक्त नहीं किया है, ग्रहाणुओं से मुक्त नहीं किया है, और उपग्रह नहीं है, ठीक है, उपग्रह भी नहीं होना चाहिए। उपग्रह की परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, कोई ग्रह की परिक्रमा कर रहा है वही उपग्रह। संक्षेप में यह शब्द किसी भी ग्रह द्रव्यमान वस्तु को नामित करने के लिए है जो न तो एक ग्रह है और न ही एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो 2 बुनियादी मानदंडों को पूरा करता है। एक के लिए यह सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए और किसी अन्य पिंड के चारों ओर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से तात्पर्य है उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा से यहाँ तात्पर्य है उपग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह इतना विशाल होना चाहिए कि अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत इसका आकार गोलाकार हो जाए और एक ग्रह के विपरीत इसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया होगा, ठीक है। अतः कथन 2 इसमें सही नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनोटिक रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनोटिक रोग, पहला कथन है, जूनोटिक रोग मुख्य रूप से संक्रामक रोग हैं जो प्राकृतिक रूप से कशेरुक जानवरों और मनुष्यों के बीच प्रसारित होता है। देखिए दूसरा है ब्रूसेलोसिस एक जूनोटिक संक्रमण है जो ब्रूसेला जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तीसरा कथन है, जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया वायरल या परजीवी हो सकते हैं या अपरंपरागत एजेंट शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कथन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर जानने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी तीनों सही दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से तीनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। जूनोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो गैर मानव जानवरों से मनुष्य में फैल गई है। जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया वायरल या परजीवी हो सकते हैं या अपरंपरागत एजेंटों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और सीधे संपर्क में या भोजन पानी या पर्यावरण के माध्यम से मनुष्य में फैल सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से 2/3 से अधिक जूनोटिक हैं। हाल के वर्षों में निपाह वायरस, इबोला, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल प्रकोप का सीमा पर प्रभाव, ठीक है। ब्रूसेलोसिस एक जूनोटिक संक्रमण है जो ब्रूसेला जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है, अतः सभी कथन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेम कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। स्टेम कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम कोशिकाएं अविशिष्ट कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन के माध्यम से स्वयं को नवीनीकृत करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। दूसरा कथन है, कई ऊतकों में वे एक प्रकार की आंतरिक मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा है, जब एक स्टेम कोशिका विभाजित होती है तो प्रत्येक नई कोशिका हमेशा एक स्टेम कोशिका होगी। कथन को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर जानने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें 3 गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। केवल 2 का मतलब 1 और 2 हो सकता है, ठीक है, 1 और 2 इनमें से 2 सही हैं।
इस तरह आपका बी ऑप्शन सही है, बी आपका सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रारंभिक जीवन और विकास के दौरान स्टेम कोशिकाओं में शरीर में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, ठीक है। इसके अलावा कई ऊतकों में वे एक प्रकार की आंतरिक मरम्मत प्रणाली के रूप में काम करते हैं। जब तक व्यक्ति या जानवर जीवित रहता है, अन्य कोशिकाओं को फिर से भरने के लिए बिना किसी सीमा के अनिवार्य रूप से विभाजित होते हैं, ठीक है। जब एक स्टेम कोशिका विभाजित होती है तो प्रत्येक नई कोशिका में या तो स्टेम कोशिका बने रहने या अधिक विशिष्ट कार्य करने के साथ किसी अन्य प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है, ठीक है। जैसे कि मांसपेशी कोशिका, लाल रक्त कोशिका या मस्तिष्क कोशिका, ठीक है। स्टेम कोशिका में दो महत्वपूर्ण विशेषताओं द्वारा अन्य कोशिका प्रकारों से भिन्न होती हैं। क्या क्या है? पहला है, सबसे पहले वे गैर विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन के माध्यम से खुद को नवीनीकृत करने में सक्षम है, ठीक है, कभी कभी लंबे समय तक निष्क्रियता के बाद। दूसरा है फ्रेंड्स, कुछ शारीरिक या प्रायोगिक स्थितियों के तहत उन्हें विशिष्ट कार्यों के साथ ऊतक या अंग विशिष्ट कोशिकाएं बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कुछ अंगों में जैसे कि आंत और अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं घिसे हुए या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए नियमित रूप से विभाजित होती है। अतः कथन 3 सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया में केवल mRNA मैसेंजर होता है और कोई tRNA ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, ठीक है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ये कथन 2 गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रतिक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है, ये तो सही दिया हुआ था। बैक्टीरिया में आरएनए के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है। एक कोशिका में प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए सभी 3 आरएनए की आवश्यकता होती है। mRNA टेम्पलेट प्रदान करता है, tRNA एमिनो एसिड लाता है और आनुवांशिक कोड पढ़ता है, ठीक है, और rRNA अनुवाद के दौरान संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एकल डीएनए निर्भर आरएनए पोलीमरेज है जो बैक्टीरिया में सभी प्रकार के आरएनए के प्रतिलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पोलीमरेज प्रमोटर से जुड़ता है और प्रतिलेखन यानी कि दीक्षा शुरू करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।